नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बायोकॉन स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये एक हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करता है और देखा जाए तो मार्केट में 4-5 सेक्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल एक एवरग्रीन कैटेगरी के अंदर आता है। देखा जाए तो हेल्थ केयर सेक्टर भी उन स्टॉक्स में, उन सेक्टर में सबसे ऊपर आता है जो सबसे ज़्यादा एवरग्रीन है। अगर बात करें बायोकॉन स्टॉक के बारे में तो भाई यहाँ पे बीते अगर पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस पे एक नज़र डालें तो स्टॉक में एक अच्छा खासा फ्लक्चुएशन भी हमें देखने को मिलता है, एक अच्छी खासी गिरावट भी हमें देखने को मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि भाई एवरग्रीन सेक्टर से बिलोंग करने के बाद भी स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे चल रही है, एक अच्छा खासा यहाँ पे फ्लक्चुएशन चल रहा है। अगर हेल्थ केयर के बाकी स्टॉक पे अगर हम एक नजर डालेंगे तो भाई देखा जाए तो मार्केट में जो आज से 10-12 महीने पहले जो ताबड़तोड़ गिरावट थी, करीब 80 से लेकर 85% का सेलिंग प्रेशर था, उस सेलिंग प्रेशर में भी उन स्टॉक्स ने भर भर के रिटर्न दिया। मतलब एक कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, मार्केट कैपिटल हो गई, बेवरेजेज हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, ये वो सेक्टर है जिन पे गिरावट का इतना ज़्यादा असर तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इन सेक्टर में कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जहां पे एक अच्छी खासी फ्लक्चुएशन के साथ एक अच्छी खासी गिरावट पिछले 5 सालों में हुई है और जिनमें बायोटेक स्टॉक सबसे ऊपर आता है। अगर स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें या फिर स्टॉक के आने वाले टाइम की बात करें तो भाई यहाँ पे स्टॉक का जो बाइंग प्रेशर है, अगर इस स्टॉक के सभी सेगमेंट पे एक नजर डालें, चाहे वो कैश सेगमेंट हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट हो, एफआईआई, डीआईआई या फिर इक्विटी सेगमेंट, इस टाइम स्टॉक का जो एक एवरेज बाइंग प्रेशर है वो करीब यहाँ पे 62.5% के लेवल के ऊपर है और ये बाइंग प्रेशर यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। देखा जाए तो पिछले 2 हफ्तों से स्टॉक के अंदर जो बाइंग प्रेशर है वो ताबड़तोड़ यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिकमेंडेशन मिलता है कि भाई आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा, एक अच्छा खासा पोटेंशियल यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। कम टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न आप स्टॉक से गेन कर सकते हो। हालांकि अगर स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन पे एक नजर डाली जाए तो फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक में अगर ओवर प्राइस का कंसर्न की बात करें तो बुक वैल्यू स्टॉक की यहाँ पे 195 रुपए 54 पैसे के आसपास है और स्टॉक यहाँ पे 360 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो भाई स्टॉक यहाँ पे बिल्कुल भी ओवर प्राइस के कंसर्न में नहीं है। देखा जाए तो माइनर सा यहाँ पे एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलने वाला है। करीब एक अच्छी खासी पोटेंशियल यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है क्योंकि स्टॉक का जो बाइंग प्रेशर है वो लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में जैसे ही स्टॉक का बाइंग प्रेशर करीब 70-80 या 75% के लेवल को क्रॉस करेगा, ये स्टॉक मार्केट में ताबड़तोड़ दौड़ता हुआ आपको देखने को मिलने वाला है। अगर आज से बात करें 2 हफ्ते पहले तो स्टॉक का जो बाइंग प्रेशर था वो करीब यहाँ पे 59% के लेवल के आसपास था, लेकिन देखा जाए तो 2 हफ्ते में 59% से स्टॉक का जो बाइंग प्रेशर है वो बढ़ के करीब यहाँ पे 62.5% के लेवल के आसपास आ जाता है। और अगर ये बाइंग प्रेशर ऐसे ही कंटिन्यू आगे चलता रहा तो स्टॉक में एक जबरदस्त लेवल का उछाल आपको देखने को मिलने वाला है। भले स्टॉक ने बीते कुछ सालों में इतने अच्छे खासे रिटर्न ना दिए हो, लेकिन आने वाले टाइम में ये स्टॉक काफी भर भर के रिटर्न आपको देने वाला है। लेकिन अगर आपके पास स्टॉक की कोई भी बड़ी होल्डिंग है तो भाई यहाँ पे करीब अपनी होल्डिंग को 2 से लेकर 3 हफ्तों तक जरूर होल्ड करके रखना, क्योंकि उसके बाद आपको मार्केट भी काफी ज्यादा स्टेबल होता हुआ देखने को मिलेगा। मार्केट में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम भी आपको देखने को मिलने वाला है, एक अच्छे खासे उछाल भी आपको मार्केट में देखने को मिलने वाले हैं। आप सोच भी नहीं सकते 2 से लेकर 3 हफ्तों के बाद आप मार्केट का वो नज़ारा देखने वाले हो जो आप सोच भी नहीं सकते। तो भाई पैनिक होने वाली कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं है। अपनी होल्डिंग को बस यहाँ पे लगातार मेंटेन करके रखना, क्योंकि स्टॉक में जो बाइंग प्रेशर है वो लगातार यहाँ पे ताबड़तोड़ बढ़ रहा है और जिस स्पीड से यहाँ पे बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में जबरदस्त लेवल का उछाल स्टॉक में आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे कुछ बारीकियां और मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर नजर डालें बायोकॉन स्टॉक की परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पे स्टॉक के बीते पिछले 5 साल के रिटर्न में आपको दिखाने वाला हूँ, जहां से एक आइडिया आपको मिलेगा, एक पैटर्न आपको मिलेगा कि भाई स्टॉक ने पिछले 5 सालों में आखिर ऐसे अपने इन्वेस्टर्स को भर भर के कितना रिटर्न दिया, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे स्टॉक में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे स्टॉक में आपको भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। क्या ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर होने वाले स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे। तो यहाँ पे अगर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न पे एक नज़र डालें तो यहाँ पे मैंने वो रिटर्न शॉर्ट
टर्म और लॉन्ग टर्म की फॉर्म में आपके सामने रखे हैं। ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट को विजिट करके भी चेक कर सकते हो। अगर स्टॉक के पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस पे एक नजर डाली जाए तो भाई लॉन्ग टर्म में स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिलती है। देखा जाए तो पिछले 5 साल में स्टॉक ने करीब 17.5% से ज्यादा की माइनस में गिरावट दर्ज की। पिछले 4 साल में स्टॉक ने करीब 4.5% के नियर बाई माइनस में एक अच्छी खासी फिर से गिरावट दर्ज की। और अगर स्टॉक में पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3 साल में स्टॉक ने करीब 23.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। देखा जाए तो पिछले 2 साल में स्टॉक ने करीब 31.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। लेकिन देखा जाए तो पिछले 12 महीनों में फिर से स्टॉक में बड़ी गिरावट होती है और स्टॉक यहाँ पे करीब 7.5% से ज़्यादा की माइनस में गिरावट दर्ज कर लेता है। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले 9 महीने में स्टॉक ने फिर से अपने आप को रिकवर किया और स्टॉक ने फिर से एक अच्छा खासे पॉजिटिव मोमेंटम के साथ फिर से एक अच्छा खासा रिटर्न दिया। देखा जाए तो पिछले 9 महीने में स्टॉक ने करीब 1.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। पिछले 6 महीनों में स्टॉक ने करीब 8% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और पिछले 3 महीनों में स्टॉक ने करीब लेस देन 1% का रिटर्न दिया। देखा जाए तो स्टॉक में पिछले 30 दिनों से एक अच्छी खासी गिरावट चल रही है और यहाँ पे जो गिरावट है वो इस कदर है कि भाई पिछले 30 दिनों में स्टॉक में जो गिरावट है वो करीब 1.13% से ज़्यादा माइनस में चला जाता है स्टॉक। और अगर पिछले 7 दिनों की परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक में यहाँ पे करीब 1.18% की माइनस से गिरावट हमें देखने को मिलती है। देखा जाए तो स्टॉक में जो एक अच्छी खासी गिरावट हुई थी, हालांकि स्टॉक की अगर पॉजिटिव मोमेंटम की बात करें तो स्टॉक में आज से पिछले 4 और 5 साल में एक अच्छी खासी गिरावट हुई है जो स्टॉक में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। लेकिन फिर से स्टॉक ने अपने आप को रिकवर किया और एक अच्छे खासे पॉजिटिव मोमेंटम के साथ एक अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। लेकिन फिर से 12 महीने अगले 12 महीनों में स्टॉक में बड़ी गिरावट होती है। और देखा जाए तो यहाँ पे जो गिरावट के रीजन है वो भी रीजन कुछ अलग है। देखा जाए तो यहाँ पे जो गिरावट के रीजन है वो थोड़े से हटके है। देखा जाए तो मार्केट में पिछले 10-12 महीनों में एक अच्छी खासी गिरावट हुई है और गिरावट के काफी ज्यादा रीजन रहे हैं। और अगर एक रीजन के ऊपर एक नजर डाली जाए तो देखा जाए तो आज से 12 महीने के आसपास 10-12 महीने पहले मार्केट में एक लिक्विडिटी का कंसर्न था और लिक्विडिटी एक ऐसा कंसर्न होता है जो बड़े बड़े मार्केट को हिलाने का दम रखता है। इसके अलावा और भी गिरावट के रीजंस पे एक नजर डाली जाए तो अगस्त और सितंबर की बात करें तो उस टाइम इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 सबसे बड़े क्रैश हमें देखने को मिलते हैं। देखा जाए तो उस टाइम यूरोप के हालात काफी ज्यादा खराब थे। यूरोप में काफी ज्यादा कंट्रीज में जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस था जिसके चलते यूरोपियन मार्केट में तो गिरावट होती है। साथ में एशिया के जो बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक एक्सचेंज है जैसे भाई जापान का निक्की हो गया, चाइना का संघाई हो गया, वहां पे भी एक अच्छा खासा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है। और इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 सबसे बड़े क्रैश हमें देखने को मिलते हैं। अगर बात करें अक्टूबर या नवंबर के आसपास के टाइम ड्यूरेशंस की तो वहां पे एफआईआई की बड़ी बिक वाली देखने को मिलती है। और अगर दिसंबर के आसपास के टाइम ड्यूरेशंस की बात करें तो यूएस फेड रेट कट हमें देखने को मिलता है जहां पे ग्लोबल लेवल पे ब्याज दरें काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है जिसके 2 सीधे सीधे इंपैक्ट हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इंपैक्ट तो हमें जनवरी और फरवरी में देखने को मिलता है जहां पे सेंसेक्स 85,000 से गिर के करीब 73,000 को टच करता है। देखा जाए तो उस टाइम सेंसेक्स ने अपनी लाइफ टाइम की सबसे हायर वैल्यू को टच किया और उसके बाद फिर एक बड़ी गिरावट हमें सेंसेक्स में देखने को मिलती है। और अगर दूसरे इंपैक्ट की बात करें तो दूसरा इंपैक्ट हमें अप्रैल और मई में देखने को मिलता है फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में बड़ी गिरावट के रूप में। देखा जाए तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनका जो ट्रस्ट लेवल है इंडियन स्टॉक मार्केट को लेके उसमें बीते 4-5 महीनों में एक अच्छी खासी कमी हमें देखने को मिलती है जिसका नतीजा आज के टाइम ये होता है कि आज के टाइम काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहां पे एफआईआई की होल्डिंग में काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है या फिर काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहां पे एफआईआई की होल्डिंग का पूरी तरह से सफाया हो चुका है। देखा जाए तो मार्केट में पिछले 10-12 महीनों में काफी ज्यादा सेक्टर और स्टॉक ऐसे भी रहे जहां पे करीब 70-80-90% तक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। जैसे भाई कामधेनु वेंचर हो गया, वर्टोज हो गया, स्प्राइट एग्रो हो गया, पावर सेक्टर हो गए, केमिकल सेक्टर हो गए, ज्वेलरी सेक्टर हो गए, शुगर मिल सेक्टर हो गए, बैंकिंग सेक्टर हो गए, आईटी सेक्टर हो गए और टेलीकॉम सेक्टर हो गए जहां पे बीते 10-12 महीनों में काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। देखा जाए तो मार्केट में काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे भी थे जहां पे प्रमोटर की होल्डिंग में काफी बड़ी गिरावट हुई। देखा जाए तो मार्केट में काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे थे जहां पे प्रमोटर ने अपना सारा का सारा माल एफआईआई और पब्लिक इन्वेस्टर्स को चिपका दिया और वो वहां से चलते हुए बने। देखा जाए तो वो कोई छोटे मोटे स्टॉक नहीं थे, काफी नामी गिरामी स्टॉक थे जैसे भाई आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, जोमेटो, पेटीएम, डिलीवरी जैसे स्टॉक है जहां पे बीते कुछ महीनों में प्रमोटर की होल्डिंग में काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो भाई अगर एक सेलिंग प्रेशर की बात करें उस टाइम मार्केट में तो करीब 80 से लेकर 85% का सेलिंग प्रेशर रहा और आप एक अनुमान लगा सकते हो इतने ज्यादा सेलिंग प्रेशर में मार्केट की क्या हालत रही होगी।
देखा जाए तो उस टाइम मार्केट में जितने भी आईपीओ आए उनमें से करीब 60 से लेकर 70% आईपीओ ऐसे थे जो मार्केट में आते एक अच्छी खासी गिरावट के शिकार हुए और एक बड़ी गिरावट के साथ उन्होंने माइनस परफॉर्मेंस के साथ स्टॉक मार्केट में एंट्री ली। तो भाई अगर मार्केट की उस गिरावट को स्टॉक के साथ कंपेयर करके देखा जाए तो भाई मार्केट की गिरावट का असर हमें स्टॉक में साफ साफ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाती है कि भाई मार्केट में अगर बड़ी गिरावट हुई तो आपको भी स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो पिछले 2-3 हफ्तों से स्टॉक में एक अच्छा खासा फ्लक्चुएशन चल रहा है। इनके भी रीजंस मार्केट में इस टाइम अगर देखा जाए तो मार्केट में फ्लक्चुएशन को लेके काफी ज्यादा रीजंस है। एक तरफ देखा जाए तो यूएस ने इंडिया पे 50% का टैरिफ लगाया जिससे जो खास तौर पे एमएनसी कंपनीज है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनके अंदर एक अच्छा खासा फ्लक्चुएशन चल रहा है। मतलब वो कंपनी जो डोमेस्टिक लेवल के साथ साथ ग्लोबल लेवल पे भी बिजनेस करती है उनमें एक अच्छा खासा फ्लक्चुएशन चल रहा है। मतलब लार्ज कैप के स्टॉक में अच्छा खासा फ्लक्चुएशन चल रहा है और उनकी वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक में भी एक अच्छी खासी फ्लक्चुएशन का असर हमें साफ साफ देखने को मिलता है। अगर देखा जाए तो दूसरा कंसर्न मार्केट में इससे भी थोड़ा सा बड़ा है। देखा जाए तो मार्केट के में आज के टाइम काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जो एएसएम और जीएसएम की कैटेगरी में फंसे हुए हैं। मतलब सेबी ने उनको एक ट्रैकिंग सिस्टम में डाल रखा है जिसको हम एएसएम और जीएसएम बोलते हैं और एएसएम और जीएसएम में काफ़ी ज़्यादा स्टेजेज होती है, जैसे भाई स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और हर एक स्टेज का अपना एक रिस्क लेवल होता है। यहाँ पे रिस्क लेवल ये होता है कि भाई जब कोई भी स्टॉक बीते कुछ सालों में अपने इन्वेस्टर्स को भर भर के रिटर्न देता है और अंधाधुंध वो मार्केट में दौड़ता है तो वो स्टॉक एक ऐसे प्राइस कंसर्न में आके खड़ा हो जाता है जहां पे वो स्टॉक एक ओवर प्राइस के ऊपर ट्रेड करता है। ऐसे टाइम पे प्रमोटर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और प्रमोटर की होल्डिंग में रैपिडली गिरावट हमें देखने को मिलती है। और देखा जाए तो वो सारा का सारा माल जो प्रमोटर यहाँ पे सोल्ड आउट करते हैं वो या तो पब्लिक इन्वेस्टर्स की झोली में आ जाता है या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स की झोली में आ जाता है। और किसी भी केस में अगर देखा जाए तो जो स्टॉक ओवर प्राइस के कंसर्न में होते हैं तो वहां पे ताबड़तोड़ गिरावट हमें देखने को मिलती है आमतौर पे। और वो गिरावट कई बार इस कदर होती है कि स्टॉक या तो डिलिस्ट होने की कगार पे आ जाता है या फिर स्टॉक में काफी लंबे टाइम तक गिरावट होती है, जैसे भाई 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने या इससे भी लंबे टाइम ड्यूरेशन तक। तो भाई आज के टाइम जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करो तो वहां पे एक बार ये जरूर चेक कर ले कि भाई आपका स्टॉक एक ओवर प्राइस के कंसर्न में तो नहीं है। अगर आपका स्टॉक ओवर प्राइस के कंसर्न में है तो वहाँ पे आपको एक अलर्ट मैसेज मिलेगा, एक नज़र आपको मिलेगा, एक नोटिफिकेशन आपको मिलेगा जिसमें ये होता है कि आप जिस स्टॉक में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो वो स्टॉक एक ओवर प्राइस के कंसर्न में है और यहाँ पे एएसएम और जीएसएम की इस कैटेगरी में वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और इस एएसएम जीएसएम में वो स्टेज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। फिर भी अगर उसके बाद आप ट्रेड करते हो तो आपका निजी मामला है। हालांकि अगर स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न थोड़े से निराशाजनक है। अगर देखा जाए तो भाई देखो, सबसे पहले तो मैं होल्डिंग पैटर्न के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा। देखो भाई, किसी भी स्टॉक में अगर आप होल्डिंग पैटर्न चेक करते हो तो 2 चीज़ें हमेशा फोकस रखना। सबसे पहली चीज़ कि भाई किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग अगर किसी भी स्टॉक में 50, 55 या 60% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए तो वहाँ पे आपको रिस्क लेवल कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा होती है तो वो स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक जैसी परफॉर्मेंस देता है। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम चली जाती है तो वहाँ पर आपको प्रमोटर की होल्डिंग में रैपिडली गिरावट आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पे रिटर्न आपको कम देखने को मिलेंगे और स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा, एफआईआई की होल्डिंग। देखो मोस्टली क्या होता है कि अगर हम ये सोचते हैं भाई स्टॉक मार्केट में पब्लिक इन्वेस्टर्स ज़्यादा पैनिक होते हैं तो भाई मैं आपको बता दूं पब्लिक इन्वेस्टर से भी ज़्यादा पैनिक एक और कैटेगरी यहाँ पे है और वो कैटेगरी है फॉरेन इन्वेस्टर्स की, मतलब एफआईआई की। एफआईआई पब्लिक इन्वेस्टर से कहीं ज़्यादा पैनिक होती है और इसका डेमोस्ट्रेशन करने के लिए आप कोई भी रैंडमली 5, 10 या 15 स्टॉक कलेक्ट करना और उसके 1, 2 या 3 क्वार्टर के आप डेटा चेक करना एफआईआई के। कई क्वार्टर में आपको एफआईआई का डेटा इस कदर देखने को मिलेगा कि भाई पिछले क्वार्टर में एफआईआई की होल्डिंग 5, 7 या 0% के आसपास होती है और अगले 1-2 क्वार्टर के अंदर वो होल्डिंग आते आते 15, 20, 30, 40% के आसपास आके खड़ी हो जाती है। कई स्टॉक में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि एफआईआई की होल्डिंग 15, 20, 25, 30, 40% होती है और 1-2 क्वार्टर तक आते आते वो होल्डिंग 5, 7% या फिर 0% हो जाती है। तो आप सोच सकते हो एफआईआई की होल्डिंग जितनी ज़्यादा स्टॉक में होती है वहाँ पे फ्लक्चुएशन भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है और स्टॉक को स्टेबल होने में भी एक अच्छा खासा टाइम लगता है। तो यहाँ पे अगर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल प्रमोटर की होल्डिंग जून 2024 में 60.5% से ज़्यादा थी। 60.64% की यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग थी जो इस साल गिर के करीब 54.45% हो गई। मतलब प्रमोटर यहाँ पे लगातार अपनी होल्डिंग को निकाल रहे हैं और ताबड़तोड़ यहाँ पे रैपिडली गिरावट हो रही है प्रमोटर की होल्डिंग में। एक अच्छी खासी करीब यहाँ पे 10% के, यहाँ पे अगर देखा जाए 6-6.5% के नियर बाई प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग में बड़ी गिरावट यहाँ पे की है। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधान रहने वाली ज़रूरत है क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो नियर बाई 50% के होने वाली है, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 54% के आसपास आ चुकी है। और अगर ये होल्डिंग 50% से नीचे होती है तो फिर आपको रैपिडली गिरावट प्रमोटर की होल्डिंग में देखने को मिल सकती है। और सोचने वाली बात है, जो स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा डीप एनालिसिस रखता है, सबसे ज़्यादा इंटरनल इन्फॉर्मेशन रखता है, वो प्रमोटर होता है। और अगर प्रमोटर ही अपनी होल्डिंग में रैपिडली गिरावट करता है तो ऐसे टाइम पे आपको थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर यहाँ पे DII की होल्डिंग की बात करें तो DII की होल्डिंग पिछले साल 14.30% थी, जो इस साल बढ़ के 22.82% हो गई है। और अगर FII की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल FII की होल्डिंग 5.90% थी, जो इस साल बढ़ के 6.04% हो गई है। और अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग पिछले साल 14.63% थी, जो इस साल गिर के 12.58% हो गई। मतलब प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं, और जैसे जैसे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं पब्लिक इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे लगातार अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं। लेकिन उन दोनों का जो भी माल, जैसे यहाँ पे प्रमोटर और यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं, दोनों का माल घूम फिर के किसके पास जा रहा है, या तो DII के पास जा रहा है या फिर FII के पास जा रहा है, क्योंकि दोनों की होल्डिंग में लगातार एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट यहाँ पे चल रहा है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट अपडेट बायोकॉन स्टॉक को लेके। देखा जाए तो स्टॉक में अगर एक समरी की बात करूं तो भाई स्टॉक का बाइंग प्रेशर लगातार यहां पे बढ़ रहा है, और आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी के साथ एक अच्छा खासा उछाल भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो भाई आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट अपडेट बायोकॉन स्टॉक को लेके। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितनी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।